Hello everyone. Well, this is Twinkle Sony. Welcomes you back to your favorite channel FM Adventure. है ना, होपफुली होना तो चाहिए फेवरेट। देखो अब मैं हूँ, सर हैं, तो हम लोग कैसे थोड़ी मस्ती मजाक तो करते रहते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो होना तो चाहिए। वेल फिर अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई डोंट रिमेंबर विच पार्ट आई एम डीलिंग विथ, हेडिंग में देख लेना, है ना। तो फिर आगे चलते हैं। आज जैसे लास्ट मैंने तुम लोगों को बताया था RLVP के बारे में हम लोगों ने बात की थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आई गेस मैंने पूरा पढ़ा दिया था। आई होप मतलब तुम्हें सुनाई सही से आ रहा होगा और सब सही चल रहा होगा। आज थोड़ा मेरे थ्रोट में सोरनेस होने के कारण वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, बट कोशिश करना समझ पाओ चीज़ों को, है ना। वेल सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में RLVP हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डील कर लिया था सारा। एंड उसमें मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाए थे। RLVP एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऐसे हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम देखे थे, RLVP, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव नहीं, और एक क्या था वो अपना डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। सो ऐसे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम हमने देखे थे, जिसमें से हमने RLVP को पूरा पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। बट उसमें हमने जो क्वेश्चंस किए थे उन सभी क्वेश्चंस के अंदर मैंने जो सॉल्यूट लिए थे वो सारे के सारे सॉल्यूट ऐसे थे बेटा जो कि डिसोसिएट नहीं होते हैं, यानी डिसोसिएट भी नहीं होते हैं और एसोसिएट भी नहीं होते हैं। कुल मिला के वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थे सारे के सारे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का बेसिक, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये वैसे तो हम लोग चीज़ें बहुत ज़्यादा आयनिक इक्विलिब्रियम्स और केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। मेरे बच्चों को बहुत आराम से समझ जाएगा, बट जो बच्चे मेरे साथ यहाँ पहली बार डील कर रहे हैं, एक बार मैं उनके लिए यहाँ पे बता दूंगी कि भाई बेसिकली कोई भी सब्सटेंस जब हमारे पास होता है तो हमारे पास 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। एक होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट, लाइट LYTE, ओके, इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इसको थोड़ा इधर ले आती हूँ मैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें 2 तरह की टेंडेंसीज होती है बेटा, या तो ये डिसोसिएट, यानी कि या तो ये पानी के अंदर जाएगा और टूट जाएगा। पानी जनरली हम लोग सॉल्वेंट पानी लेते हैं, ज़रूरी नहीं है सॉल्वेंट हर बार पानी हो, कोई दूसरा भी सॉल्वेंट हो सकता है। कुल मिला के इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, अपने सॉल्वेंट के अंदर जाएंगे और कुछ तो धूम मचा देंगे, ठीक है। या तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, या तो फिर वो एसोसिएट भी हो जाता है। कई बार ये एसोसिएशन भी होता है, यानी हमने डाले हैं कुछ 10 मॉलिक्यूल, जा के दोनों दो मतलब 2 की पेयर बना के जुड़ गए और 10 के 5 हो गए, ठीक है ना। सो इस तरीके से एसोसिएशन भी हो सकता है, डिसोसिएशन भी हो सकता है। तो जो अपने सॉल्वेंट के अंदर जाके धूम मचा दे वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। और ये जो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये डू नॉट डिसोसिएट, ये बेचारे गरीब हैं, बेचारे सीधे हैं, है ना, और धर्मराज युधिष्ठिर की तरह है। ये इनको जैसे डालो ये वैसे ही रहते हैं, बेचारे गरीब हैं थोड़े। ये जो है ये किसी तरह की चालाकी नहीं दिखाते, है ना। ये बहुत ही सिंपल लोग हैं, इनको जैसे रखो सॉरी, जैसे डालो ये वैसे ही रहते हैं। कौन? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स ये रावण है, ये धूम मचाएंगे, ठीक है ना। सो हमने लास्ट वीडियोज में जितने भी क्वेश्चंस किए थे, मैंने बार बार मेंशन भी किया है ये कि हम बेटा जो भी कर रहे हैं, हम जितने भी टाइप के सॉल्यूट्स ले रहे हैं वो सारे के सारे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ डील नहीं कर रहे, है ना। जस्ट एक्सक्यूज मी। सो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ डील नहीं की थी, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ डील करेंगे तो किस तरीके से चीज़ें जो है वो वेरी कर जाएंगी। वापस आते हैं अपने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव पार्ट पे। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ डील करेंगे बेटा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जब इंट्रोडक्शन दिया था तभी बताया था कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। स्ट्रेट किस पर डिपेंड कर रही हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज होता है तो सीधा सीधा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट
पार्टिकल वैसा का वैसा रहेगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो भी उतनी ही रहेगी जितनी आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का हो रहा है प्रॉब्लम, है ना, ये सारा का सारा प्रॉब्लम अभी इसको थोड़ा साइड में ही रहने देंगे, क्योंकि मेन कंटेंट जो है वो हमारा यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सो जितना भी इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम होता है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाके क्या कर रहा है, टूट रहा है, जुड़ रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है ना, वो सारी चीजें हमें जब हम थियोरेटिकल वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने आरएलवीपी कैलकुलेट किया, तो आरएलवीपी क्या होता है भाई, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम जो भी मोल हमने सोल्यूट का लिया है डालने से पहले या डालते वक्त, हम उसी मोल को लेकर के चीजों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बट एक्चुअली हमने जो डाला वो तो फार मोर डिफरेंट वैल्यू है एज कंपेयर टू जो अंदर मिल रहा है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा अंदर मिल रहा है उससे क्यों डिफरेंट है, क्योंकि अंदर जाके तो टूट गया ना। और जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली आ रही है वो तो जो टूटने के बाद मिला उसके कारण आ रही है, जो हमने पहले डाला उसके कारण आ रही है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम जो कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं बिना एसोसिएशन डिसोसिएशन के, और जो एक्चुअली आता है वो आता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन के साथ। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है तब हम करेक्ट वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे लिखती हूं मैं कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज होती है, देखें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो सिर्फ सिंपली डिपेंड करती है किस पे, तो भाई नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल की वैल्यू पे वो डिपेंड करती है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू। सो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे किसकी वैल्यू चेंज होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है ना। सो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंड ऑन एसोसिएशन, अगर मैं उसे एसोसिएट करूं, और डिसोसिएशन या डिसोसिएट करूं, यानी मैं तो नहीं करूंगी, वो खुद ही हो जाएगा। द वैल्यू, जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ नंबर, थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं, बाद में आप लोग जरूर लिखिएगा इसको, द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जो सोल्यूट पार्टिकल का नंबर है वो चेंज होगा। सो द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो चेंजेस, तो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है, ठीक है ना। इसको थोड़ा यहाँ पे ले आती हूँ मैं। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि जब भी हम एसोसिएट या डिसोसिएट करेंगे सो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल चेंज होंगे। जैसे ही नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल चेंज होंगे तो वैसे ही हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो अब ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा फैक्टर है, या ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम ये जो चेंज हो रहा है उसको पकड़ पाएंगे, ये जो चेंज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई कितना चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट की है उसमें हम ऐसे कौन से फैक्टर को मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे जिससे कि हमारे को एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पता लग सके। सो ऐसा एक फैक्टर हमारे पास है, ठीक है ना। और उस फैक्टर को बेटा हम लोग कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। देखो क्या कहते हैं उस फैक्टर को हम लोग, वेंट ऑफ फैक्टर। सो यहाँ पे मैं हेडिंग डालती हूँ मस्त ग्रीन कलर से, वेंट ऑफ फैक्टर। रहा कितना सुंदर ग्रीन कलर, ठीक है ना। सो वेंट ऑफ फैक्टर, और इसी को हम आई फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, आई फैक्टर भी कहते हैं। क्या होता है ये वेंट ऑफ फैक्टर, या क्या होता है ये आई फैक्टर। सो बेटा ये एक रेशो होता है,
रेशो होता है किस चीज का, तो जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका रेशो होता है थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। यानी बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ये क्या होता है, तो आई फैक्टर होता है एक रेशो, ठीक है ना, किस चीज का रेशो, रेशो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होना चाहिए बेसिकली, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको मैं सिंपल थोड़ा शॉर्ट में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब भाई ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ये थियोरेटिकल वैल्यू है क्या चीज, तो इट्स वेरी सिंपल, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी कि वो जो डिब्बे के अंदर वो जो टूट गया, जुड़ गया, जो भी कुछ घोटाला अंदर हुआ है उसके कारण जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आई है दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। पर वो घोटाले की खबर मुझे तो लगी नहीं है अब तक, तो मैंने जो कैलकुलेट किया है नादानी में that is what, that is theoretical value of colligative property। so मैं कैसे भाई, एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, एक्चुअल वैल्यू तो वो जो डब्बे के अंदर घोटाला हुआ है उससे मिली हुई वैल्यू है, मुझे कैसे पता चलेगी वो वैल्यू, मैंने तो नादानी में ये वाली कैलकुलेट की है। so भाई सीधी सी बात है कि अगर मैंने क्या किया, मैंने अगर इस आई से इस थियोरेटिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, देखो देयरफॉर भाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, आई इंटू थियोरेटिकल वैल्यू। सीधी सी बात है, जो मैंने निकाला है उस वैल्यू को मैं क्या कर दूं, आई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं। सो भाई इसका मतलब ये है कि ये आई फैक्टर निकालना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। तो अब आई फैक्टर निकलेगा कैसे, ठीक है ना। सो आई फैक्टर कुछ और भी चीजों का रेशो होता है, हम जरा पहले आई फैक्टर पे वापस आते हैं, उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आएंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं बड़ा सुंदर नाम फर्स्ट इक्वेशन दे देती हूँ और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, है ना। तो बेसिकली आई फैक्टर क्या होता है, तो आई फैक्टर होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी चीज की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सीधा सीधा डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ चीजें कोई भी जो होती है इट इज मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। आपको अगर याद हो, वेरी बेसिक फॉर्मूला, बहुत ही बेसिक सी चीज है, हमने मोल कॉन्सेप्ट में या बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी। यानी किसी भी चीज का नंबर जो है वो डिपेंड करता है सीधा सीधा उसके मोल पे, है ना। मैं इससे यहाँ से इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में लिख सकती हूँ, यानी आई फैक्टर क्या हो सकता है, आई फैक्टर होता है भाई नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेरिमेंटल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स थियोरेटिकल, ठीक है ना। So basically this is I factor, it is number of moles experimental upon number of moles theoretical। तो क्या आपका ये मतलब है मैम कि मोल्स चेंज होंगे, भाई डेफिनेटली चेंज होंगे। आप सोचो ना, आपने NaCl, भाई मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे ना, आपने NaCl के 10 मॉलिक्यूल मान लीजिए पानी के अंदर डाले हैं, अब वो अंदर जाके टूट गए, ठीक है ना। एक NaCl विभाजित हो गया किसमें, एक Na प्लस में, एक Cl माइनस में, यानी एक मॉलिक्यूल से दो आयंस बन गए, यानी एक पार्टिकल से दो पार्टिकल बन गए। तो भाई मोल्स भी तो चेंज हो रहे हैं, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे तो डेफिनेटली मोल्स भी चेंज होंगे, ठीक है। तो ये वाले कौन से हैं, तो भाई ये टूटने के बाद वाले हैं और ये टूटने के पहले, मैंने ये देखे थे पर एक्चुअली ये हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का रेशो यानी मोल एक्सपेरिमेंटल बाय मोल थियोरेटिकल का रेशो भी मुझे क्या देगा, मुझे देगा आई फैक्टर, यानी मेरा वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। सो आई विल गिव दिस इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, है ना। मोल का रेशो एक्सपेरिमेंटल बाय थियोरेटिकल और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशो एक्सपेरिमेंटल बाय थियोरेटिकल, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 को और तरीकों से लिख सकती हूँ भाई, मोल को लिख सकती हूँ मैं मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट भी लिख देती हूँ। तो देखो आई फैक्टर क्या हो जाएगा, आई फैक्टर हो जाएगा मास बाय GMM, ऊपर क्या है एक्सपेरिमेंटल, डिवाइडेड बाय, चलो तुमको ऐसा डिवाइड नहीं पसंद तो डिवाइडेड बाय मास अपॉन GMM
एंड नाउ दिस इज थियोरेटिकल। हमेशा एक चीज याद रखना बेटा, मास जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन। हमने तो जीता जागता लॉ देखा है उसके ऊपर, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो एक्सपेरिमेंटल मास और थ्योरेटिकल मास जैसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट जरूर चेंज होगा, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है NaCl, फिर मैंने क्या किया, उसको तोड़ दिया Na+ में और Cl- में, ठीक है ना। अब मानो कि ये पार्शियली ही टूटा है, ये पूरा नहीं टूटा है, कुछ तो भी अमाउंट इसका बचा है, ठीक है ना। मान लो मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल लिए थे, 10 में से 8 ही टूटे, 2 अभी बचे हैं, तो ये 8 बन जाएंगे और ये 8 बन जाएंगे। मैंने मोल मोल एनालिसिस किया है, ठीक है। सो इनिशियली मेरे पास सिर्फ NaCl था, तो इनिशियल मोल जब लूंगी तो GMM सिर्फ NaCl का लूंगी, पर जब टूट गया तो उसके बाद मेरे पास ये तीनों का मिक्सचर है। तो अब की बार जब GMM लेना पड़ेगा तो तीनों का GMM का मिक्सचर का मतलब मिक्सचर का GMM लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जिन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है उन्हें ये बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। हमने अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हुए बहुत बार GMM मिक्सचर लिया हुआ है। तो यहाँ पर खैर ये तो अलग चीज़ हो गई, ठीक है ना। इस चीज़ को ज़रा हम बाद में देखेंगे, इसको ज़रा मैं बाद में डील करती हूँ, है ना। खैर इस चीज़ के बारे में अगर बात करूँ तो मास जो रहेगा बेटा, मास मेरा जो है यहाँ पे सेम रहेगा, तो मास विल गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है ना। GMM थियोरेटिकल ऊपर चला जाएगा, सो GMM थियोरेटिकल ऊपर चला जाएगा अगर, तो मेरा GMM एक्सपेरिमेंटल नीचे आएगा। सो आई फैक्टर क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ GMM, देखो GMM का मतलब मॉलिक्यूलर वेट होता है, इट विल बी GMM थियोरेटिकल अपॉन GMM एक्सपेरिमेंटल। इसको थोड़ा ऊपर ले जाती हूँ मैं, यानी ही आपने अगर देखा हो, समझा हो, तो देखो ज़रा आई फैक्टर के मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं, आई फैक्टर चाहे मैंने क्या बोलते हैं अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में लिखा हो, तो मैंने आई फैक्टर को लिखा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अच्छा, दोनों कॉलिगेटिव सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर RLVP ले लिया और नीचे ऑस्मोटिक प्रेशर ले लिया, ऐसा नहीं कर देना, ठीक है। अगर ऊपर RLVP है तो नीचे भी वही रहेगा ऑब्वियसली। तो हमेशा आई फैक्टर मोल के केस में भी क्या हो रहा था, एक्सपेरिमेंटल मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल, पर GMM के केस में क्या हो गया, देखो थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ GMM विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ GMM। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। इसे मैं दे देती हूँ मेरा नेक्स्ट इक्वेशन, विच इज इक्वेशन नंबर 3। सो इस तरीके से हमारे पास आई फैक्टर की या वेंट ऑफ फैक्टर की काफ़ी सारी इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम इस वेंट ऑफ फैक्टर को निकालेंगे कैसे। तो भाई अगर ये वैल्यूज मुझे दी हुई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थ्योरेटिकल वैल्यूज दी हुई है, तो बड़े प्यार से रेशो ले लो, आई फैक्टर मिल जाएगा। पर मान लो कि मुझे ये नहीं दी हुई है, ठीक है ना, या मुझे इन्हीं में से किसी को कैलकुलेट करना है, तो फिर मुझे आई फैक्टर कैसे मिलेगा, कैसे मैं आई फैक्टर निकाल सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे आई फैक्टर अल्फा से रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं किस तरीके से आई फैक्टर को अल्फा से रिलेट कर पाऊंगी, देखो आई फैक्टर को मैं अल्फा से रिलेट करती हूँ, है ना। यहाँ पे हेडिंग देती हूँ रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। आप इसको अगर नाम में लिखना चाहें तो वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब भाई आई फैक्टर है, सो आई फैक्टर है तो दो केसेस अराइज हो सकते हैं। पहला केस, या तो सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाए, यानी या तो कुछ ही ना हो, या तो डिसोसिएट हो जाए या तो एसोसिएट हो जाए। तो हम सबसे पहले केस देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट केस, केस नंबर 1, ठीक है ना। सबसे पहले हम डिसोसिएशन की बात कर देते हैं। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, कि अगर मेरा सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया तो हम क्या करेंगे। अगर सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया तो हम क्या करेंगे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, अच्छे से विजिबल होगी चीज़ें। खैर कमेंट करके बताना ज़रूर विजिबिलिटी इम्प्रूव हुई है या नहीं, ठीक है ना। वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे अभी और एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आपके हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस को और आपके गेनिंग एक्सपीरियंस को हम और अच्छा बना सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो दिखेगी आपको आने वाले लेक्चर्स में वो सारी चीज़ें, सो बने रहिए हमारे साथ। वेल
इन केस ऑफ डिसोसिएशन, मान लो मैंने कोई सॉल्यूट लिया है, अब भाई सॉल्यूट है तो वो कितने भी पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो सकता है, जैसे NaCl 2 पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है, Na2SO4 3 पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई सॉल्यूट डिसोसिएट हो सकता है। तो मैंने ना एक जनरल सॉल्यूट ले लिया है A, ठीक है, और मैं उसको जनरल n नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोसिएट करूंगी, है ना, और मैं उसको जब जनरल n नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोसिएट करूंगी तो वो बनाएगा Na। मान लो कि भाई इनिशियली t इक्वल टू 0 पे मैंने इसके A मोल लिए थे। अब आप यहाँ A मोल भी ले सकते हो, C कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। फिर मान लो आफ्टर सम टाइम t, मेरे को नहीं पता ये कितना टाइम है, मेरे को उससे लेन देन भी नहीं है, ठीक है। आफ्टर मान लो सम टाइम t, A में से कुछ x मोल डिसोसिएट हो गए। सो भाई सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, आप लोगों ने ये चीज़ समझी होगी कि अगर A में से x मोल डिसोसिएट हो गए तो यहाँ कितने बनेंगे। देखो जरा साइड में देखते हैं कितने बनेंगे। भाई मोल मोल एनालिसिस करो कि A है, AN है यहाँ पे, और यहाँ पे A है, ठीक है। सो जब इसका 1 मोल था तो उसके n मोल बन रहे थे, तो अगर इसमें से x मोल गया है तो इसके कितने मोल बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा, तो मोल ऑफ A विल बी इक्वल टू NX, ठीक है। कितने मोल बन जाएंगे भाई, n टाइम्स x, यहाँ से x जाएगा तो यहाँ पे n टाइम्स x बन जाएगा। तो ये कहानी हो गई इन टर्म्स ऑफ मोल। आप चाहो तो इसे इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी रख सकते हो, मैं भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में ही रखूंगी क्योंकि फॉर्मूला हमें उसी के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। अब भाई डिग्री ऑफ, थोड़ा और काम करना पड़ेगा हमें साइड में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या चीज़ होती है भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा होती है हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ, थोड़ा इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो। अब अल्फा बेसिकली होता क्या है, तो भाई मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स टूटे हैं, अपॉन मोल टेकन, कितने लिए थे, फ्रैक्शन होता है ना वो, तो कितने टूट गए उसका। सो मोल टूट गए बेटा, x लिया था A, तो देयरफॉर x क्या आ गया मेरा, A अल्फा आ गया, यानी मैं x को पुट कर सकती हूँ क्या, x को पुट कर सकती हूँ A अल्फा। तो बस पुट दो, क्या करना है, और वापस ले आओ इसको अपनी जगह पे और x को पुट कर दो, ठीक है। देयरफॉर A माइनस A अल्फा n टाइम्स ऑफ A अल्फा। वैसे मेरे बच्चों ने अब तक डिराइव कर लिया होगा, पर जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए बताया था मैंने ये, खैर आप लोग भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है ना। A माइनस A अल्फा, कंटिन्यू देखते रहिए लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे आप लोग भी। सो टोटल मोल, अब की बार टोटल मोल कब, आफ्टर टाइम t। मैंने जब डाला था तब मैंने A मोल डाला था, पर अंदर जाके कुछ घोटाला हो गया, वो टूट गया, और जब वो टूट गया तो मेरे पास एक्चुअली A मोल बचे ही नहीं है। मेरे पास कितने मोल बचे हैं, इतने। इतने मतलब कितने, तो इसमें से A कॉमन निकल जाएगा, और क्या कॉमन निकल जाएगा, A पूरा कॉमन निकला, ठीक है ना। यहाँ पे बचा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ऐसा कुछ टोटल मोल बना है मेरे पास आफ्टर टाइम t। यानी बेसिकली बेटा ये वो मोल हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली जब मैं कैलकुलेट करूंगी, जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी, और जब मैं किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू को किसी मशीन या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू निकालूंगी, तब उस इंस्ट्रूमेंट को तो डिटेक्शन हो जाएगा ना, वो इंस्ट्रूमेंट तो डिटेक्ट कर लेगा कि वहाँ पे मोल्स टूट गए हैं, तो वो जो वैल्यू निकलेगी वो इस मोल के हिसाब से निकलेगी। यानी बेसिकली ये वाले मोल मेरे कौन से मोल है बेटा, ये तो ये वाले जो मोल हैं वो है मेरे एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल मोल, ठीक है ना। इन्हीं मोल्स को मैं कहूंगी मोल एक्सपेरिमेंटल, सही है। तो दीज आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल मोल्स, है ना। सो अब मेरे पास, और ये वाले जो मोल है, ये वाले वो है मेरे एक्चुअली मोल थियोरेटिकल जो मैंने लिए थे, ठीक है ना। तो और मैं जिससे भोलेपन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने वाली हूँ वो ये हैं, और एक्सपेरिमेंटल मोल ये हैं। तो अब जब मेरे पास दोनों मोल्स हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वेंट ऑफ फैक्टर बड़े प्यार से निकाल सकती हूँ, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर क्या था, वेंट ऑफ फैक्टर था एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल मोल बाय थ्योरेटिकल मोल, जीएमएम नहीं, थ्योरेटिकल जीएमएम बाय एक्सपेरिमेंटल, उल्टा होता है ना जीएमएम के केस में, जाएंगे ऊपर देखेंगे फिर से, ठीक है ना। सो देयरफॉर आई फैक्टर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे, आई फैक्टर यहाँ पे क्या होने वाला है मेरे पास, इसको लेके जाते हैं ऊपर, ठीक है ना। आई फैक्टर मेरे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, आई फैक्टर इज मोल एक्सपेरिमेंटल बाय मोल थ्योरेटिकल,
ऊपर ही दिया था हमने इक्वेशन, ठीक है। तो देयरफॉर आई फैक्टर क्या हो गया, देखो मोल एक्सपेरिमेंटल क्या था, ए 1 माइनस अल्फा, नहीं 1 प्लस अल्फा निकाल लेते हैं बाहर, 1 प्लस अल्फा, बाजू में बचेगा n माइनस 1, या ठीक है ना, दिस इज मोल एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय, अब फिर यहाँ से निकाल लिया मोल थेरोटिकल विच वाज ए और ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो अब मेरे पास आई फैक्टर का बेसिकली इक्वेशन बना क्या है अल्फा के टर्म्स में, इट इज़ 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। अब भाई ये जो n है, ये वाला n, कौन सा n, देखो हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर, ये वाला n, ठीक है ना, ये वाले n की बड़ी माया है, ये कौन सा n है, ये n जो है, जरा वापस जाएंगे हम ऊपर, ये n जो है, ये n है, ये वाला n, ठीक है ना। बेसिकली ये n जो होता है ना बेटा, ये होता है स्टाइशोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, स्टाइशोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनाए तो n है, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते तो हम क्या करते, उन सभी की स्टाइशोमेट्रीज को ऐड कर देते, ठीक है ना। वापस जाऊंगी और नीचे बताऊंगी आपको कि n क्या होता है, वहाँ पे लिखूंगी कि भाई n जो होता है, n इज सम ऑफ स्टाइशोमेट्री लिखना चाहिए बेसिकली, n इज सम ऑफ स्टाइशोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। सो ये n को हम ध्यान में रखेंगे। सो व्हाट इज i इज 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 एंड n इज सम ऑफ स्टाइशोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट। सो इससे अब मेरे पास अल्फा चाहे 1 रहे, ठीक है ना, अब इलेक्ट्रोलाइट भी भांति भांति के होते हैं, सबको पता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, स्ट्रॉन्ग वाला पूरा टूटेगा, वीक वाला पूरा नहीं टूटेगा, अगर पूरा टूट गया तो अल्फा 1 हो जाएगा, अगर पूरा नहीं टूटा तो अल्फा 1 से कम रहेगा या 100% से कम रहेगा। तो देखते हैं कि हर केस में आई फैक्टर किस तरीके से होता है, ठीक है। इसको वापस थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, फिर देखते हैं, देखो देयरफॉर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए अल्फा तो बेटा 100% होता है हमेशा, ठीक है। तो जब अल्फा 100% हो गया, देयरफॉर आई होप आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है ना। जब अल्फा बेटा 100% हो गया, उस केस में क्या होगा, उस केस में आई फैक्टर देखो क्या हो जाएगा, आई इज 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। सो आई मेरे पास क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा तो 1 हो गया, सो बच्चा क्या, ब्रैकेट खोल दो, n माइनस 1। सो 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल, यानी आई फैक्टर क्या हो गया उनके n के बराबर। n यानी तो भाई जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो देंगे वही उनका क्या होगा, उनका होगा वेंट ऑफ फैक्टर या आई फैक्टर। इसका छोटा सा एग्जाम्पल, मस्त बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई कैलकुलेट करो दी आई फॉर, चलो NaCl के लिए कैलकुलेट करते हैं, 2-4 के लिए कर लेते हैं, NaCl के लिए करते हैं, Na2CO3 के लिए करते हैं, ठीक है, Na2SO4 के लिए करते हैं, और जिसके लिए करना चाहो कर सकते हो। चलो NaCl के लिए करते हैं, तो NaCl को तोड़ दो, अल्फा 1 होता है, कैसे तोड़ोगे, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। सो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, आई फैक्टर क्या हो गया, अब अल्फा तो मेरे पास भाई 100% है, सो अल्फा मेरे पास, जैसे ही सबको पता है यार नमक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कोई है क्या यहाँ जिसको नहीं पता। सो आई फैक्टर क्या होता है, वही 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। जब वो 100% हो जाता है तो आई किसके बराबर हो जाता है, n के बराबर। तो n कितना है यहाँ पे, 1 प्लस 1 2 है, n इक्वल टू 2 है, अगर n 2 है तो आई भी क्या हो गया 2, यानी कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, जितने पार्टिकल बन रहे हैं उस नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या कर लो, सीधा सीधा सम कर लो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वैसे ही किसके लिए निकालेंगे, देखो Na2CO3 के लिए निकालते हैं, ठीक है, Na2CO3 के लिए निकालते हैं, देखो तोड़ के देखो Na2CO3 को, Na2CO3 को तोड़ो, बढ़िया, तो बनेगा क्या, 2Na प्लस प्लस कार्बोनेट। हाँ भाई ये तोड़ना सीखना पड़ेगा, अगर ये नहीं आता होगा तो 9th स्टैंडर्ड में जाके पहले पढ़ना पड़ेगा, अगर ये नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा ये आई फैक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका अल्फा जो है 100% है, सिंस अल्फा इक्वल टू 100%, तो आई बराबर n हो जाएगा, आई बराबर n कितना है, 2 और 1 3, ठीक है। सो आई फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली
और भी कुछ बताया था, Na2SO4 भी बताया था। Na2SO4 निकाल के देख लो, है ना। सो Na2SO4 के केस में क्या करोगे, फिर तोड़ोगे, फिर वही होगा ट्वाइस Na प्लस सल्फेट, फिर कितना हो गया, निकाल पाओगे यार, आई फैक्टर सीधा सीधा 3 आ जाएगा। कैसे आ पा रहा है आई फैक्टर, तो सीधा सीधा n के बराबर आ रहा है आई फैक्टर। वेल ये किन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था, देखो जरा भाई, ये उन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था, ये उन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था बच्चों जिनका जो आई फैक्टर था, जिनका जो अल्फा था वो क्या था 100%। ये किन के लिए था, ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है ना। पर हर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा क्या, नहीं, कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वीक भी होंगे, यानी कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जिनका अल्फा 100% से क्या होगा, कम होगा। सब देखते हैं कि जब भाई अल्फा 100% से कम होगा तब की कहानी क्या होगी, ठीक है ना। देखते हैं, चलो बढ़ते हैं आगे, लिख लेना ये आप लोग, है ना। इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ बढ़िया से, केस 1 डिफाइन कर देती हूँ, केस 1 डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है ना। ये वो है जिनका अल्फा 100% होगा। बढ़ते हैं ऊपर, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जिनका अल्फा 100% से कम होगा। केस 2, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो लॉकडाउन में ज़्यादा खा के ज़्यादा ओवरवेट नहीं हो जाना, ठीक है ना, क्योंकि क्या है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो हमारी हो नहीं पाती है और हम लोग बस चीज़ पनीर खाए जा रहे हैं, है ना। हम लोग मतलब इन जनरल सब लोग, मैं अकेले नहीं खा रही हूँ, और फिर हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं हैं, फिर थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे 2-4 किलो कम हो जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है बच्चों, है ना। वेल आई हैव सम पीपल अराउंड मी, है ना, ऐसे करते हैं जो लोग। खैर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होगा, अल्फा बेटा, अभी ये तो ग्रेटर देन का साइन है भाई, ग्रेटर नहीं, लेस देन 100% होगा। देखो मेरे साथ ना थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे मगरमच्छ के मुंह में ना हमेशा उल्टा ही हो जाता है मेरे साथ। लेस देन है ना, ये लेस देन 100% होगा, ठीक है। वीक अरे नहीं, ऐसा मजाक कर रही थी, अल्फा जो है लेस देन 100% होगा, ठीक है। सो अब इसके केस में हम क्या करेंगे, तो लगा लो भाई फॉर्मूला, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n-1। सो अब यहाँ पे जो भी अल्फा रहेगा, देखो 1 पे कुछ ना कुछ तो ऐड होने ही वाला है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता अल्फा कितना रहेगा, 20% यानी 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो हमेशा अल्फा जो रहेगा वो 1 से तो बेटा बड़ा ही आने वाला है। सो इन एनी केस अल्फा विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, अल्फा विल बी ग्रेटर देन 1। हाँ 2 से छोटा होगा बट 1 से बड़ा होगा, ठीक है। सो वेल 2 से छोटा होगा ये भी बोलना गलत है, देखो क्योंकि ये n क्या होगा ये भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो अल्फा विल बी ग्रेटर देन 1। अब इसके लिए भी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे सकती हूँ, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस दे सकती हूँ, तो देखो भाई करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, है ना। इसको सरकाते हैं ऊपर, करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, लाइक कैलकुलेट I for FeOH whole thrice, ठीक है ना, FeOH whole thrice when अल्फा इज इक्वल टू 40%। वेल देखो यार, देखने में तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे तो नहीं पता, ये कमेंट करके बताना ज़रूर, बट होल डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये, है ना। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को तो यहाँ लिखने में, ऐसा लग रहा है लिखते ही जाऊँ, और मिटाने में तो आए हाय देखो कितना मज़े से मिटता है ये, पता है, ऐसा कर दिया फिर यूँ मिटा दो इसको। वेल मज़ा आ रहा है ना, वीडियोस बनाने में मज़ा आ रहा है। तो बढ़ते हैं आगे, है ना। सॉल्व तो कर लिया होगा अब तक, खैर जिन्होंने नहीं किया होगा देखते हैं। तो सॉल्व करते, अरे यार कहाँ आ जाता है, हाँ तो निकालते हैं इसका आई फैक्टर, क्या होगा 1 प्लस अल्फ़ा, कहाँ गया, अरे कुछ भी लिख रहे हो क्या, आई क्या होता है 1 प्लस अल्फ़ा इंटू n-1, ठीक है। अब भाई ये पापी n निकालना पड़ेगा, पापी n निकालने के लिए FeOH होल थ्राइस को तोड़ना पड़ेगा। कैसा तोड़ेंगे, पकड़ के इधर ले आओ, ठीक है, तोड़ दिया, Fe3 प्लस प्लस 3OH माइनस, ठीक है। सो व्हाट इज n, n होता है भाई 1 प्लस 3 4, तो ये 4 को उठाओ और इधर लाओ,
इसको यहाँ से हटाओ तो आई हो गया 1 प्लस अल्फ़ा, क्या लगाऊंगी 40 नहीं लगा सकती, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4, 4 माइनस 1 एंड इट विल बी लाइक, ऊपर जाओ, कहाँ 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 गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया मम्मी, हाँ मिल गया। खैर यार डर लगता है, इतना सारा पढ़ाया मैंने। खैर सो आई क्या हो गया, आई हो गया 1 प्लस 0.4 इंटू 3 है ना, 3 3 3 3 3 4 are 12, so 12 1.2 will be 2.2 I guess, yes बड़े प्यार से निकाल लिया 2.2 है ना। सो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। एक ही क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, और भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़िया वेंट ऑफ फैक्टर पे, ठीक है, फिर चीज़ों को सम अप करेंगे कि वेंट ऑफ फैक्टर में क्या क्या था, देखते हैं। देखो चलते हैं ऊपर, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द आई फैक्टर फॉर ZnCl2 if अल्फ़ा इज, ले लो जो तुम्हें लेना है, 12% ले लो, ठीक है। देखें क्या है, लगा दो फॉर्मूला, आई फैक्टर इज 1 प्लस अल्फ़ा इंटू n माइनस 1, सो ZnCl2 को तोड़ो, बनेगा Zn2 प्लस 2Cl माइनस, भाई n फिर से क्या आ गया, 1 और 2 3, ठीक है, 3 आ गया। अब चलेंगे वापस यहाँ चलेंगे और आई फैक्टर आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस अल्फ़ा 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 0.12, और ये हो गया 3 माइनस 1 2, 1 प्लस 0.12 इंटू 2, 1 प्लस 2 से 12 गए कितने आएंगे, 24 आएंगे ना, 0.24, सो इट विल बी 1.24 आई फैक्टर। बहुत प्यार से आ गया, आई होप आ गया होगा यार, बहुत ही सिंपल था। देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अल्फ़ा ख़त्म हो गया, अल्फ़ा ख़त्म हो गया तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो अल्फ़ा 1 हो जाएगा, तो आई जो आ जाएगा वो n के बराबर आ जाएगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो पुट कर देना, इन एनी केस अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको याद रखना है तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। फिर यहाँ लिख के दे रही हूँ आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू n माइनस 1, ठीक है। वैसे तो मेरे बच्चों को मैंने ये फॉर्मूला डिराइव करना सिखाया था पूरा, उन्हें मैं हर क्वेश्चन में डिराइव करवाती थी, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हो बच्चों, तो आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि मैं ये क्यों करवाती थी, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन क्वालिटेटिव बहुत कुछ डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे। सो दिस इज़ आवर आई फैक्टर, और स्पेशली क्लासरूम वाले बच्चों के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम जाओ, ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैंने वहाँ अलग तरीके से डिराइव करवाया है, इसका रिलेशन जीएमएम के साथ भी लिखवाया है, और एक और चीज़ है वेपर डेंसिटी, उसके साथ भी इसका रिलेशन निकलवाया है। तो आई का रिलेशन वेपर डेंसिटी के साथ क्या बनेगा वो भी निकाल के मुझे बताओ, अपने एप्लीकेशन पे बताओ, ठीक है। और जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर वो एप्लीकेशन हमारे ऐप पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो कर रहा होगा, वो नंबर हमारे पर्सनल नंबर्स में से एक है, आप उस पर कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं, ठीक है। उस पर हम लोग आपको एक ऐप की लिंक देंगे, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, और फिर वहाँ पे आपको हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आप दे सकते हैं, ठीक है ना। एंड देन हमारा मटेरियल आप लोग असेस कर सकते हैं, एंड देन आप हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, हमारे वीडियोस सारे पूरे कंप्लीट कोर्स के वीडियोस आप देख सकते हैं। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप लोग असेस कर पाएंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली आप लोग वहाँ पे हमसे कम्प्लीटली जुड़ सकते हैं, आप इस दिए हुए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। सो आई फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर तो निकालना बता दिया मैंने, है ना। अब वेंट ऑफ फैक्टर को हम RLVP से कैसे रिलेट करेंगे, या वेंट ऑफ फैक्टर को हम किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैसे रिलेट करेंगे, इस बारे में बात करते हैं। चलो तो ऊपर चलते हैं, ज़रा बात करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर को RLVP से कैसे रिलेट करेंगे। तो बेटा मैं सबसे पहले हमारे इक्वेशन नंबर 1 को फिर से याद करना चाहूँगी कि इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने अभी कराया था थोड़ी देर पहले, वो क्या था, वो था वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू मेरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय मेरा थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मेरे पास कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, मेरे पास 4 हैं,
तो मैं इस इक्वेशन को ही 4 पार्ट्स में बांट सकती हूँ। अगर मैं RLVP के लिए लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा भाई RLVP की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन RLVP की ही थियोरेटिकल वैल्यू। दिस कैन बी अ थिंग, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, देखो दूसरा हो सकता है, ये लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा हो सकता है क्या, तो भाई आई फैक्टर क्या हो सकता है, दूसरा कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सो पाई एक्सपेरिमेंटल अपॉन पाई थियोरेटिकल, ठीक है ना। फिर तीसरा कौन सा हो सकता है, देखो और तीसरा क्या हो सकता है, तो तीसरा हो सकता है हमारा डेल्टा TB विच इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो तीसरा मेरा चीज़ हो सकता है आई फैक्टर इज डेल्टा TB एक्सपेरिमेंटल अपॉन डेल्टा TB थियोरेटिकल। और चौथा क्या हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चौथे की बात कर देती हूँ, आई फैक्टर क्या हो जाएगा, डेल्टा TF एक्सपेरिमेंटल अपॉन डेल्टा TF थियोरेटिकल। वेल अभी तो ये तीनों पढ़ाए नहीं है, ये वाला और ये वाला पढ़ाया नहीं है, इसीलिए अभी उनके बारे में बात नहीं करूंगी। अभी सिर्फ पढ़ाया ये है, तो बात भी सिर्फ इसी के बारे में करूंगी, ठीक है ना। RLVP एक्सपेरिमेंटल अपॉन RLVP थियोरेटिकल। अच्छा, आज तक मैंने क्या निकालना सीखा है बेटा, RLVP थियोरेटिकल। अब मैं क्या निकालना सीखूंगी, RLVP एक्सपेरिमेंटल। तो क्या होगा RLVP एक्सपेरिमेंटल, देखो RLVP एक्सपेरिमेंटल अगर मुझे निकालना है, ठीक है ना, RLVP एक्सपेरिमेंटल अगर मुझे निकालना है तो वो सीधा सीधा हो जाएगा RLVP थियोरेटिकल मल्टीप्लाई बाय आई फैक्टर, ठीक है। अब RLVP होता क्या चीज़ है, बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये जरा पीछे जाओ। RLVP इज इक्वल टू नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे ऐसा कह सकती हूँ कि भाई देयरफॉर मेरा जो RLVP एक्सपेरिमेंटल है, यानी जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी क्या, ये वाला भाई नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है, क्योंकि इसमें मैंने डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं लिया। पर ये वाला नॉर्मल है, क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन एसोसिएशन ले लिया। तो ये जो डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला RLVP है, ये क्या हो जाएगा बेसिकली, तो ये हो जाएगा मेरा आई फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। सो देयरफॉर अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर मैंने लिया है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा RLVP। अब मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल नहीं लिख रही, ठीक है ना। RLVP इज इक्वल टू I इंटू N ऑफ सोल्यूट। बेसिकली मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला ही लिख देती हूँ अब डायरेक्टली, ठीक है ना, विच इज मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो आई फैक्टर है वो कहाँ गया, तो बेटा आई फैक्टर बेसिकली जुड़ता है इस पूरे वैल्यू को, वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना। मैं इस पूरे वैल्यू को तो मल्टीप्लाई करूंगी ही, बट मैं एक और जगह उस आई फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगी, जो कि मैं एक और जगह इस वैल्यू को आई को मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है ना। क्यों मल्टीप्लाई करूंगी, रीजन बताऊंगी। मैं यहाँ पर भी इस आई को मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है ना। क्यों मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि भाई ये जो आई फैक्टर है वो, हाँ, ये जो आई फैक्टर है वो सीधा सीधा जाके जुड़ता है मोल ऑफ सोल्यूट को, ठीक है ना। और मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो तब वेरी करेगा जब वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, और उसका वेरिएशन दिखेगा किससे, उसका वेरिएशन दिखेगा आई फैक्टर से। तो इसीलिए जब मोल ऑफ सोल्यूट की बात होगी मुझे वहां पे आई फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, फिर आप बोलोगे कि मैम ये वाला, फिर तो ये वाली चीज तो कहीं से भी वैलिड नहीं हुई, ये वाली चीज भी वैलिड नहीं हुई। बिल्कुल वैलिड है, ये जो ऊपर के 4 फॉर्मूले हैं ये बिल्कुल वैलिड है। जब मैं ये वाला और ये वाला रिलेशन बताऊंगी, जब हम ये 3 कैलकुलेट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने वो क्यों लिखा है, ठीक है ना। तो वेल अभी अगर आपको RLVP कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इट विल बी IN डिवाइडेड बाय IN प्लस N, ठीक है। ये हम लेंगे किस केस में, ये हम लेंगे भाई हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। यानी RLVP को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, देखो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू IN divided by IN plus N. You are very much familiar with this small n and बड़ा वाला n, ठीक है ना। यहाँ पे जो small n है it is moles of solute, और ये जो बड़ा वाला n है it is mole of solvent, है ना।
और इसी के मैंने पी नॉट माइनस पी एस के कई आपको फॉर्म्स बताए थे, उन सारे फॉर्म्स पे हम ये लगा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा फॉर्म हमने इसका निकाला हुआ था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बाई एन। तो अब यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट ये है, इसीलिए सिंपल आई फैक्टर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। सो ये एक जो है अनदर फॉर्म ऑफ व्हाट, आर एल वी पी विथ आई फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम आर एल वी पी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस सब में एक चीज़ रह गई, एक छोटा सा केस रह गया, एसोसिएशन का केस। हम लोग आई फैक्टर को कैलकुलेट नहीं किया हम लोगों ने एसोसिएशन के केस में, हमने सिर्फ कैलकुलेट किया किसके केस में, डिसोसिएशन के केस में। कुछ नहीं, छोटा सा चीज़ है, मैं एसोसिएशन वाला भी बता देती हूँ आपको, है ना। एक बार इसको एक बार ओवरव्यू करा दूंगी, फिर एसोसिएशन वाला बताती हूँ। देखो क्या था भाई, आई फैक्टर निकालना तो सिखा ही दिया था मैंने, वो तो सिंपल सिंपल 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन हमने डिराइव कर लिया था, ठीक है ना। देखें जरा कहाँ डिराइव किया था, दिस इज 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन। कैसे डिराइव किया था, मोल एक्सपेरिमेंटल मोल थेरोटिकल का रेशो लेकर के। मोल एक्सपेरिमेंटल कैसे आ गए थे, वो तो तोड़ के अल्फा के रिस्पेक्ट में उसको आ गए थे, ठीक है ना। उसके बाद हमने अलग अलग केसेस के लिए आई फैक्टर निकाल लिया, स्ट्रॉन्ग के लिए निकाल लिया, वीक के लिए भी निकाल लिया, कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए इसमें मैंने, वीक के लिए भी निकाल लिया, ठीक है ना। अब वीक के लिए निकाल लिया आई फैक्टर, पर ये जो हमने सारे केसेस निकाले हैं, ठीक है, ये किसके लिए निकालने हैं, सिर्फ डिसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन के लिए अभी निकलवाती हूँ। फिर आई फैक्टर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे रिलेट होती है वो भी बता दिया था, ठीक है, इट इज़ एक्सपेरिमेंटल बाय थेरोटिकल। फिर आई फैक्टर से हम लोग यूज़ करके आर एल वी पी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बता दिया था, ठीक है ना। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बता दिया था, विच इज़ आई एन डिवाइडेड बाई आई एन प्लस एन, पी नॉट माइनस पी एस वाला फॉर्मूला भी लगा के बता दिया था, है ना। अब एक चीज़ बची हुई है, विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन। देखो बहुत छोटी सी चीज़ है, बता देती हूँ, हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ आई इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, यानी जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल अंदर जाके धूम मचाएंगे, कैसे धूम मचाएंगे, अब टूटेंगे नहीं, जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तब हम कैसे उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, कहाँ गया, यहाँ थे हम, नहीं यहाँ थे हम, ठीक है। सो तब हम उसे कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे देखते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने एक जनरल सोल्यूट लिया था ए एन और उसको तोड़ दिया था, वैसे ही अब भी हम यहाँ पे एक जनरल सोल्यूट लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ए हमने कोई सोल्यूट लिया है, पर इसके कुछ मोल्स जुड़ रहे हैं, तो हमें कुछ मोल लेना पड़ेगा, यहाँ पे एन मोल लेना पड़ेगा या एन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा जो जुड़ रहे हैं, और जुड़ के क्या बना रहे हैं, ए एन टाइम्स बना रहे हैं, ठीक है ना। सेम वही प्रोसीजर रहने वाला है, t इक्वल टू 0 पे मैंने इसके a मोल लिए थे मान लो, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम t, भाई a में से कुछ x चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो फिर कोंटे पे जाओ, कोपचे में देखते हैं क्या आएगा, है ना। भाई सीधी सी बात है, जब मेरे पास a था और यहाँ पे a n था, जब मेरे पास यहाँ पे n था तो यहाँ पे 1 था, देखो ना n के लिए कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो अगर यहाँ पे से x चला गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा मोल ऑफ ए एन। तो व्हाट विल बी मोल ऑफ ए एन, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो हो जाएगा x बाई एन, सही है। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x बाई एन, ठीक है ना। पहले n टाइम्स x बन रहा था क्योंकि n यहाँ था, अब यहाँ पे जुड़ रहा है तो इट विल बी x बाई एन। मोल मोल एनालिसिस किया है और कुछ भी नहीं किया, है ना। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो अगर मैं यहाँ से टोटल मोल निकालने की कोशिश करूँ तो इट विल बी a माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एन। तो ये तो मोल्स के मतलब मोल के टर्म्स में आ गया, बट जैसे हमने वहाँ पे अल्फा लिया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैसे ही यहाँ पर हम बीटा लेंगे विच इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कितने मोल टूट गए कितने में से, और एसोसिएशन क्या होगा, कितने मोल जुड़ गए कितने में से, कॉमन सेंस, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे बात करती हूँ, लेट बीटा बी द डिग्री, थोड़ा यहाँ आ जाए, अरे यार क्या आ जाता है ये बार बार, डिग्री ऑफ
association. So therefore what will be beta? भाई कितने मोल एसोसिएट हुए हैं, देखो जरा, x मोल एसोसिएट हुए हैं, कितने में से हुए हैं, a में से। देयरफॉर मैं x को क्या पुट कर सकती हूँ, a बीटा पुट कर सकती हूँ, ठीक है ना। सो x को पुट कर दो a बीटा, तो टोटल मोल क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस x यानी a बीटा प्लस a बीटा बाई n। सो यहाँ पे a मेरे पास कॉमन निकल आएगा, इट विल बी 1 माइनस, ठीक है ना, या 1 प्लस बीटा, बीटा भी कॉमन निकल आएगा, और क्या बचेगा, ये बचेगा -1, यहाँ बचेगा 1/n, 1/n -1। आई गेस करेक्ट है, नहीं, हाँ करेक्ट है, ठीक है। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टोटल मोल। बट मेरे को टोटल मोल की तो इक्वेशन निकालनी नहीं थी मैम, मेरे को किसकी इक्वेशन निकालनी थी, मेरे को निकालनी थी आई फैक्टर की इक्वेशन। तो देखते हैं आई फैक्टर क्या होता है, फिर जाओ, क्या था भाई, मोल एक्सपेरिमेंटल, हर चीज का एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय हर चीज का थेरोटिकल एक्सेप्ट फॉर जीएमएम, ठीक है ना। और वेपर डेंसिटी का मेरे को पता नहीं, क्योंकि वो तो आप लोग निकालने वाले हो। सो देयरफॉर आई फैक्टर विल बी मोल एक्सपेरिमेंटल, क्या थे, ए 1 प्लस बीटा इंटू 1/n -1 डिवाइडेड बाय ए एंड ए कैंसल, आई फैक्टर आएगा 1 प्लस बीटा इंटू 1/n -1। ओके, लेट मी चेक एक बार ये इक्वेशन को, ठीक है ना, एक बार चेक करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। वैसे तो करेक्ट है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माइनस में कुछ गड़बड़ है। वेल देख लेते हैं एक बार। यस, 1 प्लस बीटा 1/n -1 क्यों आ रहा है यहाँ पे, मैंने कुछ गलत किया। अच्छा, मेरा भी तो वही आया है, 1/n -1, सही है, सही है, इक्वेशन सही है, ठीक है ना, मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी। खैर, वेल ठीक है, I equal to 1 plus beta into 1 minus n, I mean 1/n -1. So this is the equation again, this is the equation again for what, Van't Hoff factor। पर वेंट ऑफ फैक्टर में ये कौन सा वाला केस है भाई, एसोसिएशन वाला, ठीक है ना। सो हियर बीटा इज व्हाट, बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, है ना। तो देखो एसोसिएशन का भी कुछ केस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे n जो है वो क्या लेंगे हम, तो n देखेंगे, वापस ऊपर जाएंगे जरा कि n हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे। तो n हमने यहाँ पे क्या लिया है, देखो n है यहाँ पे अब की स्टाइशोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, स्टाइशोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट यानी क्या, तो कितने मॉलिक्यूल डाइमराइज या सॉरी कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, वो होता है हमारा n। इसका एक बढ़िया एग्जांपल और बहुत कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मान के चलो कि CH3COOH के मेरे पास CH3COOH मेरे पास है, ठीक है ना, और उसको मैंने डाल दिया है बेटा किसमें, बेंजीन में डाल दिया है, ठीक है। तो इसको मैंने बेंजीन में डाल दिया है, तो हमेशा याद रखना बेंजीन के अंदर एसिटिक एसिड डालते ही डाइमराइज हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है यानी 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ पर CH3COOH कितना बन गया है बेटा, 2, ठीक है ना, मतलब ट्वाइस हो गया, यानी ये यहाँ से यहाँ जाते हुए क्या हो गया बेटा, डाइमराइज हो गया। इस फिनोमेना को कहते हैं डाइमराइज होना, है ना, जुड़ गए, 2 यूनिट जुड़ गए, 3 जुड़ते तो ट्राइमराइज, ठीक है ना, और बहुत सारे जुड़ते तो पॉलीमराइज, इसी को तो कहते हैं पॉलीमराइजेशन। वेल यहाँ पे मैंने 2 जोड़ दिए, तो मेरा आई फैक्टर है यहाँ पे, मेरा जो n होगा, n क्या होगा, तो n होगा यहाँ पे मेरा 2, है ना। सो यहाँ पे मैं अपना आई फैक्टर निकालती हूँ, तो इट विल बी 1 प्लस बीटा, मान लो यहाँ पे बीटा मैं ले लेती हूँ 60%, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है मैंने, 60% हमेशा नहीं होती है, ठीक है। तो 1 प्लस इट विल बी 0.6 इंटू क्या हो गया ये 1/2 -1, सो आई फैक्टर विल बी 1 प्लस कितना हो जाएगा 0.6, और ये आ जाएगा यहाँ पे -0.5, है ना। यस, सो 0.665 इज 30 और क्या आ जाएगा -0.3 आई गेस, है ना। सो इट विल बी I इक्वल टू 1 -0.3, सो आई फैक्टर विल बी
0.7 म्हणजे 1 से कम, ठीक है ना, 1 से कम। क्यों 1 से कम? देखो जरा, हर बार ये 1 से कम आएगा, क्यों पता है? क्योंकि हर बार ये n जो रहेगा वो 1 से बड़ा रहने वाला है। अब 1 से बड़ा रहेगा, 1 से बड़े नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटी चीज को आप यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ पे हमेशा माइनस का साइन आ जाएगा, यानी ये वाला फैक्टर 1 से हमेशा माइनस होगा, हमेशा। आप ट्राइमराइजेशन के लिए भी निकाल के देख लो, ठीक है ना। तो ये वाला फैक्टर हमेशा क्या आएगा? 1 से, क्या कहते हैं उसको, कुछ तो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 1 से जब कुछ माइनस आ जाएगा तो आई फैक्टर जो है वो हमेशा क्या आ जाएगा? 1 से छोटा आ जाएगा। तो भाई इससे मैं एक सीधा सीधा कंक्लूजन ड्रॉ कर लूँ ना यार, कि मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ? देयरफॉर फॉर एसोसिएशन, जब भी पार्टियां आपस में जुड़ जाएगी, आई फैक्टर विल बी लेस देन 1, ठीक है ना। आई फैक्टर हमेशा 1 से छोटा आएगा। और डिसोसिएशन के लिए क्या हो रहा था भाई? 1 से बड़ा आ रहा था, ठीक है ना। एंड फॉर डिसोसिएशन आई फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, पर ये वाला कंक्लूजन तो बेटा हर किसी के लिए दौड़ेगा, ठीक है ना। आप ये वाली चीज को तो अपने दिमाग में बिठा लो। अरे 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 गड़बड़ हो गई। तो ये तो हमेशा चलेगा, ठीक है ना। तो वेल, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहूँगी, कुछ ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चंस ही करवाऊँगी, है ना। और फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। देखो बढ़िया क्वेश्चंस है, करते हैं, आप लोगों को भी मज़ा आएगा, है ना। आई थिंक ऑलरेडी कुछ 55 मिनट्स का हो गया है वीडियो। सो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करें क्या? क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके। यू गाइज विल रियली एंजॉय दिस। सो ठीक है, अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है, और साथ में अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी करते हैं, है ना। सो टिल देन, गुड बाय।